नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पे। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस के महासंग्राम सीरीज का छठा सेट। इसमें हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है ऊर्जा डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। डैश में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। आपके ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। आपका सही आंसर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? देखिए, यहाँ पे ऊंचाई के कारण उसमें कोई ऊर्जा आ रही है, इसलिए हम इसमें स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। यहाँ पे m द्रव्यमान दिया है आपका 12 kg, g आपका यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 लेना है, और h यानी हाइट आपका 5 मीटर दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने पर आपका 588 जूल आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन है चलती गोली, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। आपका सही आंसर उठाया हुआ हथौड़ा हो जाएगा। देखिए, चलते हुई गोली में वेग होगा जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा होगी, बहने वाली हवा में भी वेग होगा जिसके कारण गतिज ऊर्जा होगी, लुढ़कता हुआ पत्थर में भी वेग होगा, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन इसमें स्थिति यानी उठा के सिर्फ पकड़े हुए है ऊपर, इसमें स्थिति के कारण क्या ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? ऑप्शन है जड़त्व, बल, संवेग, वेग। वह सही आंसर बल हो जाएगा। देखिए, बल एक सदिश राशि है, ये प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाई जाती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बल जो है अकेले नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। आपका सही आंसर यहाँ पे भार हो जाएगा। भार एक प्रकार का बल होता है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से ही होता है। अतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई वस्तु घूर्णन कर रही है, तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलेगा? प्रत्येक बिंदु पर इसका दिशा बदलेगा, प्रत्येक बिंदु पर इसका दिशा बदलेगा। और यहाँ पे अगर दिशा नहीं बदलता तो हम चाल कहते हैं कि उसका चाल है, लेकिन यहाँ पे दिशा बदल रहा है इसलिए हम कहेंगे कि दिशा बदलने के कारण इसमें जो है वो चाल नहीं वेग है, क्योंकि वेग में दिशा होता है और वेग एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से गिरना डैश में संभव है? मुक्त रूप से गिरना डैश में संभव है? ऑप्शन है वातावरण, वायु, समुद्र, निर्वात। आपका सही आंसर निर्वात हो जाएगा। निर्वात में मुक्त रूप से गिरना संभव है। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है जिसके कारण कोई भी घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है
निरपेक्ष स्केल ताप, परम शून्य ताप, परम तापमान, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर परम शून्य तापमान हो जाएगा। परम शून्य तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। परम शून्य तापमान क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कसैले, संक्षारक, स्पर्श करने में साबुन जैसा। देखिए आपका सही आंसर यहाँ पे स्वाद में खट्टे हो जाएंगे। ये अम्ल का गुण होता है, जबकि क्षार के संबंध में बात रही तो क्षार जो होता है स्वाद में कसैला होता है, संक्षारक भी होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। आपका ऑप्शन है 0, 7, 7 से अधिक, 7 से कम। सही आंसर आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लवण अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन है, लवण और ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार, लवण और जल। आपका सही आंसर लवण और जल हो जाएगा। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जैसे हम लोग देखें कि NaOH ये एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम अगर अभिक्रिया कराते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो क्या बनता है? NaCl यानी नमक, जिसको हम लोग लवण भी कहते हैं, प्लस H2O यानी जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन है, दूसरे आवर्त में, प्रथम आवर्त में, चतुर्थ आवर्त में, तृतीय आवर्त में। देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो प्रथम आवर्त जो है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं और इसको वर्ग कहते हैं। तो प्रथम आवर्त में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन जो गैसीय अवस्था में होता है और यहाँ हीलियम ये भी गैसीय अवस्था में होता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कि प्रथम आवर्त में जो है धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। प्रथम आवर्त में कौन है? सिर्फ गैस है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे या तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे या तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा 8 तत्व। देखिए प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, द्वितीय में 8 हैं, तृतीय में 8 है, चतुर्थ में 18 है, पाँचवें में भी 18 है और छठे में 32 है और सातवें को अपूर्ण माना गया है, उसमें और सारे तत्व आएंगे, आने की संभावना है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 2 हो गया, 1 और 2 प्रथम आवर्त में, दूसरा में हो गया 1, 2 और यहाँ पे 6, यहाँ 8 हो गया दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में भी 8 हो गया, चौथे आवर्त में हो गया आपका 18, पाँचवें आवर्त में हो गया आपका 18, छठे आवर्त में हो गया आपका यहाँ पे 16 और यहाँ पे फिर 16, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने का, प्रोटॉनों को आकर्षित करने का, प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने का, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का। आपका सही आंसर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता जो होता है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता का माप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? निम्न में से किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? ऑप्शन है सोडियम, फ्रांसियम, हीलियम, सीजियम। आपका सही आंसर फ्रांसियम हो जाएगा। फ्रांसियम तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है क्योंकि इसके अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। आपका ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक। आपका सही आंसर एपिथेलियल ऊतक हो जाएगा। एपिथेलियल ऊतक जो होता है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार जो है ग्रंथि बनाते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं? किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। आपका सही आंसर संयोजी ऊतक हो जाएगा। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होता है और कोशिकाएं जो होता है मैट्रिक्स में भरा रहता है यानी सन्निहित होता है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन फेफड़ों अथवा गलफड़ों द्वारा होता है? ऑप्शन है मत्स्य, सरीसृप, पक्षी, उभयचर। आपका सही आंसर उभयचर हो जाएगा। देखिए उभयचर वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं और ये अनियत तापी होते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जाति पाई जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? ऑप्शन है हड्डी, टेंडन, उपास्थि, साइनस। आपका सही आंसर साइनस हो जाएगा। साइनस जो होता है वो वायु से भरा हुआ शारीरिक एक गुहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्रासनली, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर। आपका सही आंसर छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होता है जिनसे आंत का रस निकलता है, मतलब उसको आंतरीय रस भी हम लोग कहते हैं। इस आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम पाया जाता है जो क्या कौन कौन सा पाया जाता है? तो एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज, ये सारे पाए जाते हैं। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो इसी तरह आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, और सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।